डॉक्टर एलन शिकारा फ्रॉम किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये आज भी काफी पॉपुलर है। अब हम इसकी आएंगे केमिस्ट्री। विटामिन सी हेक्सोज ही है, हेक्सोज के डेरिवेटिव है, मतलब इसमें 6 कार्बन आइटम आएंगे। 6 कार्बन आइटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, ये इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसलिए अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने 2 हाइड्रोजन लूज करके ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे डीहाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड। ये इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी, ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी, और इस रिएक्शन ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये कहां से कन्वर्ट हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड से डीहाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब किसी भी रिएक्शन में ये पार्ट लेगा तो इसका खुद का तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और तो साथ वाले का क्या करा देगा? रिडक्शन। जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। इसीलिए इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आ जाता है इट इज अ रिड्यूसिंग विटामिन। ये जिस भी रिएक्शन में पार्ट लेगा ये रिड्यूस करेगा, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग टू द बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में कुछ नहीं है बच्चों, मैन और अदर प्राइमेट्स, कुछ मैन और सम प्राइमेट जैसे कि बैट वगैरह हो गए, उनको छोड़कर ये उन एनिमल्स में ग्लूकोज से भी सिंथेसाइज हो सकता है, और through an enzyme L-gluconolactone oxidase. This has to be learned for the MCQ purpose. The pathway name is uronic acid pathway. अब हम बात करेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बायोकेमिकल फंक्शंस में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। पहला बायोकेमिकल फंक्शन है इसका हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस जो होते हैं ना हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा आपको, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में जो भी एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के अंदर ये कोएंजाइम्स की हेल्प करता है। आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स स्ट्रक्चर चैप्टर में, ये कोएंजाइम्स के जैसे काम करता है। अब हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, जो कि है कोलेजन। कोलेजन का एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोकोलेजन करके, जिसमें हमारे ये कोलेजन एक सबको पता है पेप्टाइड है, इसमें कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स में प्रोलीन, लाइसिन आती है। अब प्रोलीन और लाइसिन को हाइड्रोक्सिलेशन होना पड़ता है ताकि कोलेजन के फाइबर के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो सके। क्रॉस लिंकिंग होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो फिर वो हाइड्रोक्सिलेशन होने की जरूरत होती है। इसके लिए क्रॉस लिंकिंग। अब उस हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस के लिए आता है हाइड्रोक्सप्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज या फिर लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज, और उन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स में विटामिन सी एक्ट्स एज द कोएंजाइम। तो विटामिन सी अगर डेफिशिएंट होगा तो हमारे हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि फिर कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। और कोलेजन तो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी में, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में रहता है। तो most importantly blood vessels, bone and other connective tissues, तो इनमें वीकनेस होगी। ब्लड वेसल्स हमारी फ्रेजाइल हो जाएंगी, बोन हमारी वीक हो जाएंगी। ये सब हमें विटामिन सी डेफिशिएंसी में देखने को मिलेगा। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? वो एज अ कोएंजाइम इन द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस। दूसरी हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन है, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया है, इट हैज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के कारण ये हमारा विटामिन सी, आपने सुना होगा, आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कैसे करता है? हम आयरन खाते हैं Fe3 फॉर्म में, Fe3+ फॉर्म में, फेरिक और फेरिक फॉर्म में, जो कि हमारा एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन्स में, फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। और ये हमारा Fe3+ से Fe2+ से हमारा रिएक्शन क्या हो गया? रिड्यूसिंग रिएक्शन। और रिड्यूसिंग रिएक्शंस कराना तो हमारा विटामिन सी का काम है। इसीलिए Fe3+ को Fe2+ में रखते हुए Fe2+ का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिससे कि हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और हमारा ब्लड बढ़ता है। इसी तरीके से इसके कुछ और हमारे बायोकेमिकल फंक्शंस भी हैं। ट्रिप्टोफैन में भी एक ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेसिस में आप पढ़ेंगे आगे
अमीनो एसिड सिंथेसिस में कि ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस में हमारा ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस तो हमारा विटामिन सी का काम है। तो इसीलिए ट्रिप्टोफैन को सिंथेसिस करने में विटामिन सी का काफी बड़ा रोल है। और ट्रिप्टोफैन का फर्दर प्रोडक्ट, ट्रिप्टोफैन खुद ही आगे जाके टायरोसिन में बनता है। अब जब ट्रिप्टोफैन ही नहीं बनेगा तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा। और स्टेरॉइड हार्मोन्स, खासकर कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर हमारे सिंथेसिस के अंदर हमारा हाइड्रोक्सिलेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें भी विटामिन सी का रोल होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट को होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से हमारे बॉडी में यूजफुल है? अब काफी जो विटामिन है, ए बीटा विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब हमारे अगर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना, ए डी अदर विटामिन अगर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन सी का क्या काम है? उन एज ए एंटीऑक्सीडेंट वहां पर जाना और उनको ऑक्सीडेशन होने से रोकना ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। इसलिए इसका एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन काफी यूजफुल है। अब हम आते हैं विटामिन सी की रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए ताकि हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स ना हो। ये है हमारा 60 to 70 मिलीग्राम। इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई। ये है हमारा सी, ये हमारा सी, और इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे मोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा। तो इससे याद रख लेना 60 से 60 अराउंड 60 मिलीग्राम। एक छोटी सी ट्रिक है। विटामिन सी काफी रिच होता है हमारा सिट्रस फ्रूट्स में, काफी रिच होता है, टोमेटो, लेमन एंड ऑरेंजेस, दूसरे सिट्रस फ्रूट्स में। और खासकर ये बात ध्यान रखिएगा कि मिल्क हमारा इतना रिच नहीं होता है vitamin C. And the most important of all, the richest source of the vitamin C is amla, which is Indian gooseberry, you all know. Now coming to the deficiency. Due to the vitamin C deficiency, disease develops which is known as the scurvy, which is the oldest disease which is related to the diet. मतलब कि पहली ऐसी डिसीज है जिसको डाइट के साथ एसोसिएशन करके डिस्कवर किया गया था। स्कर्वी की वजह से हमारे मेनली दो चीजें इफेक्टिव होती हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोलेजन हमारा डिफेक्टिव है। और कोलेजन हमारा बेसिकली सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? ब्लड वेसल्स में, बोन। अगर बोन में डिफेक्ट आएगा कोलेजन में तो हमारी बोन की सिंथेसिस घट जाएगी जिसकी वजह से हमारी बोन वीक हो जाएंगी, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। देन कमिंग टू द ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स में कोलेजन की कमी आ गई तो हमारी ब्लड वेसल फ्रेजाइल हो जाएंगी जिसकी वजह से हमारी पीटीकी हो जाएंगी। पीटीकी दैट इज रेडिश स्पॉट ऑन द स्किन बिकॉज़ फ्रेजाइल ब्लड वेसल, मतलब हमारी जो कैपिलरीज है ना उनके अंदर कोलेजन नहीं होगा और कोलेजन नहीं होगा तो छोटी-छोटी कैपिलरीज जो हैं वो थोड़े-थोड़े प्रेशर से ब्लीड होने लगती हैं। तो इसके ये हमारा फॉर्म आएगा, पीटीकी बना सकता है, मतलब मिलीमीटर्स की फॉर्म में, परफ्यूरा हो सकता है थोड़े और बड़े। और ब्लीडिंग गम्स, हमारी जो गम्स में कैपिलरीज है जैसे कि ब्लड ब्रश वगैरह कर ले थोड़े बहुत प्रेशर से गम्स की जो कैपिलरीज है वो ब्लीड हो सकती है जिसकी वजह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट हमारे साथ ब्लीडिंग गम्स के साथ लेके आ सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्कोर्ब्यूटिक रोग। चाइल्ड डेवलप, मतलब चाइल्ड में होता क्या है, हमारे रिब केज में जो रिब होते हैं, रिब और रिब में एक बोन पार्ट होता है और एक कार्टिलेज पार्ट होता है। तो बोन और कार्टिलेज पार्ट के जंक्शन पे, उसको हम जंक्शन को बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। अब कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में हमारी जो बोन है वो बोन की ग्रोथ होती है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे, वो हमारे यहाँ कहीं होते हैं ऐसे हर रिब पे। तो हर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे बोन की ग्रोथ होती है। अब बोन की ग्रोथ होने के लिए चाहिए हमें काफी सारी कैपिलरीज, काफी सारी ब्लड वेसल्स और ऊपर से बोन का मैट्रिक्स। बोन के मैट्रिक्स में कोलेजन की जरूरत है और जो हमारे वहाँ पे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज है वहाँ पे भी कोलेजन की जरूरत है। अब कोलेजन डिफेक्टिव होगा तो वहाँ पे छोटी-छोटी कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे छोटी-छोटी कैपिलरीज होंगी, वो ब्लीड होंगी। अब ब्लीड होंगी तो वो वहाँ पर छोटी-मोटी स्वेलिंग होगी, थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग होगी वहाँ पे, मतलब इस कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे, हर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे एक स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी और उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेशन, मतलब सॉफ्ट टिश्यू फूलने लग जाता है। जब हमारी बॉडी में कुछ भी एब्नॉर्मल होता है तो सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेट करता है, तो ब्लीडिंग होगी और एक स्वेलिंग होगी, फिर ऊपर से सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेट करके तो हर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे एक हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको रिब बना के दिखाता हूँ। This type of swelling creates, which is very painful. This is known as the scorbutic.
और फिर ये माला की तरह ऐसे ऐसे हर ड्रिप की तरफ, हर ड्रिप पे ऐसे माला की तरह हो जाएगी। फिर इसको हम रोजरी मतलब माला, स्पोर्ब्यूटिक मतलब स्कर्वी, ये स्पोर्ब्यूटिक रोजरी की तरफ से हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं बीडेड अपीयरेंस एट पोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन। नाउ फिर अब हमारा विटामिन सी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मैंने जितना भी कंटेंट है ये सत्यनारायण और वासुदेवन से लिया है, आपके लिए मैंने शॉर्ट करने की बहुत कोशिश करी है। गुड बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन B1 जिसको हम थियामीन भी बोलते हैं। केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिस्ट्री पे आते हैं, उसमें हमारा आता है थियामीन बच्चों एक पेरिमिडीन रिंग से बना होता है और एक थायज़ोल रिंग से होता है। थायज़ोल रिंग दुनिया में सिर्फ एक ही कंपाउंड में पाया जाता है, वो होता है हमारा नेचुरल कंपाउंड में, जो कि होता है थियामीन। पिरिमिडीन रिंग और थायज़ोल रिंग से बनता है थियामीन, और उसमें अगर एक पायरोफॉस्फेट मतलब PO4 PO3 एक अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट कोएंजाइम है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, जो कि हमारी बॉडी में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंटली कार्बोहाइड्रेट रिएक्शंस के लिए। अब हम आते हैं इसकी बायोकेमिकल फंक्शंस पे। बायोकेमिकल फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थायमीन, जो थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है हमारा, वो हमारा कोएंजाइम के जैसे काम करता है। मैंने आपको बताया था कोएंजाइम्स के किन किन एंजाइम्स में हमारा वो कोएंजाइम्स के जैसे काम आता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जो है ना हमारी बॉडी में, मतलब जिनमें हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट भी हो रही है उस रिएक्शन में। ऐसे जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में 3 मेन एंजाइम्स में संभालते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, पूरी बायोकेमिस्ट्री में हर जगह आएंगे ये 3 मेन एंजाइम्स, जिसमें से पहला आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारा पायरुवेट बनता है उसको, उस पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, ये वो वाला पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारा वो वाला जो क्रेब्स साइकिल में हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट होता है उस रिएक्शन को हेल्प करता है, ये है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी क्रेब्स साइकिल का पार्ट है। और तीसरा आता है ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जो हमारे ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कीटो एसिड्स में बदलने के लिए एक एंजाइम होता है ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 मेन एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कराते हैं हमारी बॉडी में। ये 3 मेन एंजाइम्स को हमारे B1 B2 B3 B4, ये तीनों चारों जो विटामिन्स है ना, ये चारों विटामिन इन एंजाइम्स में कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं, B1 B2 B3 B4, और उसमें से हमारा B1 भी है। ठीक है, अब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल में पार्ट लेता है। तो ये दोनों एंजाइम्स क्या हो गए हमारे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मतलब अगर थायमीन डेफिशिएंट हो, अगर हमारी बॉडी थायमीन डेफिशिएंट हो गई, विटामिन B1 डेफिशिएंट हो गई, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अड़चने आएंगी, वो अच्छे से नहीं होगा। अभी हम आके उसको डेफिशिएंसी में देखेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के इन 3 एंजाइम्स में कोएंजाइम्स की तरह पार्ट कर रहा है। नेक्स्ट एक एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज, जो कि हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में काम करता है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम राइबोज फॉस्फेट पाथवे में, जो कि हमारा आरबीसी में होता है, ताकि उसको एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन से बचा सके। काफी जगह इंपॉर्टेंट पाथवे है, वहां पे ट्रांसकीटोलेज का कोएंजाइम है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायमीन पायरोफॉस्फेट। कई स्टडीज में देखा गया कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में मदद करता है हमारा थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब हम आते हैं इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस पे। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसकी 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन B1 है, B1 है तो 1 यहाँ पे 1 मिलीग्राम पर डे। अब हम आते हैं इसकी डाइटरी सोर्सेज पे। डाइटरी सोर्सेज में सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, ईस्ट भी हो सकता है। मेनली सीरियल्स होते हैं, और सीरियल्स जैसे कि चावल और गेहूं। सीरियल्स की ये आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है विटामिन B1। उस आउटर लेयर को हम बोलते हैं ब्रैन। ये फॉर एग्जांपल ये एक सीरियल हो गया, तो उसकी एक लेयर होती है ये आउटर वाली, इसको हम बोलते हैं ब्रैन, और ये कवरिंग में जिसमें ये प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं हस्क। अब इस ब्रैन में हमारा B1 प्रेजेंट रहता है। अब
पॉलिशराइज पॉलिशराइज क्या होता है? पॉलिशराइज इसमें हम ये ब्रांड ऊपर से हटा देते हैं और फिर ताकि उससे राइस सफेद दिखे, अच्छा दिखे, तो इसलिए ये हटा दिया जाता है। तो ब्रांड में विटामिन B1 है तो वो भी डेफिशिएंट हो जाएगा। अब पॉलिशराइज इसलिए जो लोग कंटिन्यूअसली मतलब जो स्टेपल डाइट की तरह अपना पॉलिशराइज को चुनते हैं, उनमें विटामिन B1 डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसका एक सोल्यूशन है, आपने सुना होगा पार बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड राइस, इसमें हम क्या करते हैं कि राइस को इसका जो इसकी एक और ब्रांड के बाहर एक और जिसकी कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं हस्क। इसको हस्क में रहते रहते इसको बॉईल करते हैं, स्टीम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, विटामिन B1 डिफ्यूज कर जाता है ब्रांड से, राइस के अंदर से आ जाता है। तो इसकी वजह से पार बॉइल्ड राइस में इवन आफ्टर रिमूविंग द ब्रांड vitamin B1 is retained because in par boiling vitamin B1 diffuses from the outer layer to the inside। बस ये आपके कंसेप्ट बनाने के लिए थे पार बॉइल्ड राइस में। तो इससे ये इसका सॉल्यूशन है कि पॉलिश्ड राइस में हमारा विटामिन B1 नहीं है। अब हम आते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से एक कंडीशन होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं बेरी। इसमें होता क्या है, डिफेक्टिव। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन B1 कोएंजाइम के जैसे काम करता है, 3 एंजाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, जिसमें से 2 एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ लिखा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज स्क्रैप साइकिल में, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हमारा जो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करना होता है उस एंजाइम में। अब ये नहीं होंगे तो हमारी ग्लाइकोलिसिस स्क्रैप साइकिल नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगा, डिफेक्टिव एटीपी प्रोडक्शन। अब डिफेक्टिव एटीपी नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, फैटीग, वीकनेस, ये हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा डिपेंड ऑन द ह्यूमन पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर फीचर्स, पर्सन में डेवलप या तो वो वेट बेरी डेवलप करेगा या वो ड्राई बेरी। अब ड्राई बेरी में होता है हमारा CNS इफेक्ट और वेट बेरी में होता है हमारा CVS इफेक्ट। ड्राई बेरी में हमारे CNS इफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे CNS में होती है नर्व्स, और नर्व्स को हमारा प्राइमरी जो हमारा एनर्जी सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज से डिराइव करके वो एटीपी डिराइव करती है। अब ग्लूकोज वाले सारे पाथवे तो बंद पड़े हुए हैं, डिफेक्टिव एटीपी नहीं बन रहा है, तो नर्व कैसे काम करेंगी? नहीं काम करेंगी। तो इसकी वजह से नर्व धीरे धीरे नर्व्स की पेरिफेरल जो नर्व्स होती है, पेरिफेरल, आपको यहाँ लिख देता हूँ, पेरिफेरल, इन नर्व्स की डेथ होने लग जाती है। जो हमारी पैरों में डिस्टल हैंड्स एंड डिस्टल फीट, यहाँ पे हमारे पेरिफेरल नर्व्स की डेथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि हमारा टिंगलिंग, नंबनेस, मतलब झंझनाहट होने लगेगी। नंबनेस मतलब हमें पता नहीं लगेगा, हम छू रहे हैं हमें पता नहीं लग रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, नंबनेस, ऐसे ऐसे हमारे को फीचर्स देखने को मिलेंगे पेरिफेरल नर्व्स में के इन्वॉल्वमेंट के कारण ड्राई बेरी में। वेट बेरी में हमारा सीरियस हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली हर सेकंड बीट करता है, इसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी 80% तक डिराइव करता है हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज इन सब पाथवे पे डिपेंड करता है एटीपी के लिए। अब ये सब नहीं होंगे तो एटीपी नहीं बनेगा, वहां पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये हमारा हार्ट के चैम्बर्स हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसके पीछे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल या हमारा ब्लड ले रहा है हमारे लंग से, ये हमारा लंग से ब्लड ले रहा है और लंग से आ रहा है, लंग में आ रहा है वेन्स के थ्रू, लंग में आ रहा है वेन जो कि हमारा इधर कनेक्ट है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो पानी यहीं बचा हुआ है, ब्लड हमारा यहीं बचा हुआ है, और वो ब्लड इकट्ठा हो के पीछे बैक प्रेशर डालेगा। अब बैक प्रेशर डालेगा तो हमारे लंग्स में पानी भरेगा, लंग्स में पानी भरेगा, पीछे लंग्स से वेन्स में पानी भरेगा, वेन से राइट वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए इंफीरियर वेना केवल लिवर, पेट में साइटिस हो जाएगा, हर जगह मतलब पानी भरने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है।
पेट में एसाइटिस होगा, लंग्स में पानी भरेगा जिसकी वजह से हमारे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लंग्स में पानी भरेगा तो डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाएगा एल्वियोलाई के थ्रू, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, इसके हमारे फीचर्स होंगे टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, एसाइटिस, एस और एडिमा, हमें पेरिफेरल एडिमा, हमारा पैरों में एडिमा, फेस पे एडिमा, ऐसी जगह जगह एडिमा, एसाइटिस, टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, ये हमारा वेट वेरिबेरी ड्यू टू द सीवीएस इन्वॉल्वमेंट, ड्राई वेरिबेरी ड्यू टू द सीएनएस इन्वॉल्वमेंट।